नगर निकाय चुनाव स्थगित हो गया, जिसे लेकर एक अलग ही माहौल पूरे बिहार में बन गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं शिशिर कौंडिल्य जी, और हम पार्टी के नेता भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। बात करेंगे सबसे पहले कि अब क्या होगा। हम भी जानना चाहते हैं और सब लोग जानना चाहते हैं। एक्चुअली सरकार जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहाँ एसएलपी जो स्पेशल पिटीशन है वो सरकार की ओर से फाइल हो रहा है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ सरकार को मिलने वाली। कितना वक्त लगेगा अभी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सरकार जा रही है तो वक्त का क्या कहें, फिर भी एक लोगों को कुछ लगे कि अर्जेंट ही सुनवाई होगी। इसमें एक आध महीने के अंदर चीज़ें सामने आ जानी चाहिए। लेकिन जो इसमें मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट से सरकार को रिलीफ मिले, इसमें मुझे डाउट है। इसके पीछे वजह ये है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर ही आधारित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कृष्णमूर्ति का जो जजमेंट है 5 जजेस का, और उसमें जो इस रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन जो ट्रिपल लेयर टेस्ट की बात कही गई है उसको सरकार ने तरीके से फॉलो नहीं किया, और इस वजह से ये चीज़ें सामने निकल कर। लेकिन जिन उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया, खर्च कर दिया, सारा चीज़ कर दिया, अब उन लोगों का क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो पत्रकार हैं और इन चीज़ों के जानकार भी हैं। उम्मीदवारी पूर्व से निर्धारित होती है, जिसको चुनाव लड़ना होता है वो अपनी उम्मीदवारी निर्धारित कर लेता है, और उस निर्धारण के हिसाब से वो प्रचार भी अपना शुरू कर देता है चुनाव का। इस बीच वो नॉमिनेशन करता है और संजोग से उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या उस कंडीशन में उम्मीदवार क्या करता है? एक हुआ नॉमिनेशन कैंसिल होना, एक उम्मीदवार का, 2 उम्मीदवार का। यहाँ तो पूरे बिहार में मतलब क्या कहें, सैकड़ों हजारों लोगों ने नॉमिनेशन किया है। लेकिन इस तरह से अगर नॉमिनेशन रद्द होगा, हजारों लोगों का नॉमिनेशन रद्द हो जाए, एकाएक सभी का नॉमिनेशन रद्द हो जाए। रद्द नहीं, ये चुनाव रद्द है। ये चुनाव रद्द हुआ, ठीक है ना। वो मैं तो एक केवल उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार का जो सवाल था आपका, तो उसमें होता ये है कि उम्मीदवारी आपकी है, आप उसके मद्देनजर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस में हुए हैं कि ये चुनाव आयोग का ये पर्सनल डिस्कशन होता है कि वो किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव को सस्पेंड कर सकता है। अच्छा, ठीक है, मान लिया कि स्थगित हो गया चुनाव। अब नई बात हो गई कि अब सारे उम्मीदवार ये सोच रहे हैं कि फिर से नॉमिनेशन होगा, फिर से क्या सिंबल फिर से मिलेगा? संभवतः ये संभव है, और ये भी संभव है कि वही सिंबल पे चुनाव भी हो जाए। इसका टेक्निकल कारण समझिए। टेक्निकल कारण ये है कि एक नोटिफिकेशन पे चुनाव की शुरुआत हुई। चुनाव आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग का एक नोटिफिकेशन निकला चुनाव के रिगार्डिंग, और वो चुनाव की शुरुआत हुई। अब चूंकि चुनाव को रद्द करने के लिए उसी नोटिफिकेशन को कैंसिल किया गया, ठीक है। तो जब उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया गया तो पूरा चुनाव कैंसिल हुआ। तो अब जब नए सिरे से चुनाव होगा तो नया नोटिफिकेशन निकलेगा ना, और उस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सारे नॉमिनेशंस होंगे, और उसके बाद फिर जो सिंबल अलॉटमेंट होता है वो होगा। तो अब तो नए नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को ढोलक छाप अभी मिला तो उसको इस बार भी, अगली बार भी ढोलक छाप ही मिले। हो सकता है खटिया छाप भी मिल जाए। तो जो नॉमिनेशन फी लगा, उस फी का क्या होगा? नॉमिनेशन रद्द होने पे फी का क्या होता है मिर्जा साहब? नॉमिनेशन तो यहाँ रद्द हुआ नहीं, तो चुनाव रद्द हुआ। नॉमिनेशन अगर रद्द हो जाता है तो फी का क्या होता है? फी तो वापस नहीं होता है। नहीं होता है तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है ना। वो अगली बार जब नया नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें फिर, अब ये इतर बात होगी देखने की उस मामले के मद्देनजर चुनाव आयोग किस तरह का डिसीजन लेता है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है वो फी लौटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। फिर से फी जमा करना होगा उन सभी उम्मीदवारों को। जब नया नोटिफिकेशन ही निकलेगा तो सब कुछ नए तरीके से होगा ना। ये चुनाव
कोई मतलब देखिए इसमें सब कितना गलत आप मानते हैं जो हुआ, जिस तरह की घटना जो हुई? ये तो देखिए ये तो कोर्ट का डिसीजन है और कोर्ट के डिसीजन पे कोई भी गलत या सही की बात मैं करने वाला कोई नहीं होता हूँ। कोर्ट का डिसीजन ठीक है, मैं मानता हूँ कोर्ट का डिसीजन ठीक है, लेकिन जो उम्मीदवारों के साथ जो हुआ, जो इतने दिनों लोग प्रचार किए, पम्पलेट छपवाए, प्रचार बनवाए, प्रचार किए, इतना दौड़ धूप किए, सारा चीज सरकार जिम्मेदार है ना, इसके लिए कहीं ना कहीं से सरकार जिम्मेवार है। और अगर सरकार ने रिजर्वेशन के सिस्टम को संवैधानिक तरीके से लागू करने में असफल रहती है सरकार, तो ये तो सरकार का दोष है। इसमें किसी भी परिस्थिति में किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि देखिए क्या है ना कि पूर्व में ये ट्रिपल लेयर टेस्ट की बात कोई आज की तो है नहीं, उसको गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया। रिजर्वेशन मिले तो किसको मिले, क्या सोच के फॉलो नहीं किया, कि क्या सोचा आखिर उसके पीछे कर दिया, मतलब एक हो जाएगा, चल देगा, कर लेंगे, ऐसे है। आपको मैं बताऊं कि एडवोकेट जनरल ने सरकार को ओपिनियन दिया है इसके मद्देनजर, आप उसको देख लीजिए, दो बार ओपिनियन दिया है कि इसमें ट्रिपल लेयर टेस्ट होना जरूरी है, कि अति पिछड़ा को अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, ये तो रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन की बात है ना। तो सरकार ने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? सरकार ऐसा क्यों कि क्योंकि बहुत सारे लोग तकलीफ, सरकार में जो बैठे लोग हैं ना, वो देखिए ब्यूरोक्रेट्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इस देश का सबसे नकारा तंत्र है, और इस ब्यूरोक्रेसी को ही इस मामले में मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार मानता हूं। ये इसको कोई मतलब नहीं है, चुनाव हुआ तो इसकी बल्ले बल्ले, चुनाव नहीं हुआ तो भी इसकी, वो तो शासक वर्ग है ना, वही मेन शासक वर्ग है, जबकि उसको लीड तो जो नेतृत्व करते हैं, लीड नेतृत्व कर रहा है। मैं उस बात की बात नहीं करता हूं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि क्या इन सब चीजों को, इन टेक्निकलिटीज को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको जब एग्जीक्यूशन के लेवल पे बिठाया गया है और आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो क्या इस टेक्निकलिटीज को आप नहीं देखेंगे? और आप सरकार को इस संदर्भ में, आप कई सारे अधिकारी कैबिनेट में बैठते हैं वहां जाकर के, और सरकार के एक एक टेक्निकल पॉइंट्स को समझते हैं। अब अगर हजारों उम्मीदवार अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मेरे साथ ये हुआ, हम इतना तकलीफ में, तो वो क्या करेंगे? उसमें वो स्वतंत्र हैं जाने को, ये भी कोर्ट का डिस्कशन होगा कि वो किस हिसाब से फैसला सुनाती है उनके पक्ष में। कोई भी उम्मीदवार न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है, और उसमें उनको क्या कंपेंसेशन मिलता है कोर्ट की ओर से, ये तो आगे की बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो जो सरकार में बैठा तंत्र है, उस तंत्र को, इन उम्मीदवारों को जो है वो कोसना चाहिए, और उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठानी चाहिए और आंदोलन का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई आज से नहीं, 2010 में इस तरह का सिस्टम लागू हुआ, अति पिछड़ा को रिजर्वेशन देने का पंचायत से, और ये केवल म्युनिसिपल के लिए मामला नहीं है, ये पंचायत के लिए भी मामला है, ये लोकल बॉडीज का मामला है। आप समझ रहे हैं कि केवल म्युनिसिपल के लिए मामला है, ऐसा नहीं है। तो अब सवाल है, इस प्रकार से चीजें हो रही हैं, अंधेर गर्दी में सब कुछ चल रहा है और सफर हम कर रहे हैं, तो ये तो इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? इसमें तो आम पब्लिक को तकलीफ है ना। अब उसका जनप्रतिनिधि नहीं है, अब जो अधिकारी हैं वो क्या गली गली तो देख नहीं रहे हैं, जिस तरह का, मतलब मैं समझता हूँ, मैं आपको बताऊं, जिस तरह का पटना में डेंगू फैला हुआ है बुरी तरह से, बहुत बहुत बुरा हाल है। ये पूरा का पूरा जो अफसरशाही तंत्र है ना, ये नकारा हो गया है। और तो इसके लिए जिम्मेवार आप देखिए ना, सरकार किस प्रकार का कर रही है। मैं तो कहता हूं कि इस मामले में जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, वो इतने बड़े ऑफेंडर हैं, पॉलिटिकल ऑफेंडर, कि जिन्होंने इस पूरे स्टेट में लोकतंत्र के विधायिका को डिमोलिश कर दिया है। और ये एक इतना बड़ा ऑफेंस है जिसका इस देश के संविधान में, सीआरपीसी में, आईपीसी में किसी तरह की कोई सजा का प्रावधान नहीं है। इतना बड़ा ऑफेंस इन्होंने किया है। लेकिन सवाल है कि इसके खिलाफ जनता में भी कोई आवाज नहीं उठाने वाला है, कोई आवाज उठाने को आगे नहीं आ रहा है साहब। अफसरशाही हावी है, अफसरशाही का गुंडा तंत्र चल रहा है,
आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेटर आप एडवाइजरी बोर्ड बना सकते थे या नहीं बना सकते थे? वहाँ जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, मान लिया चुनाव 1 साल नहीं होगा तो उनका एडवाइजरी बोर्ड बन सकता था ना। हमारे नेता ने तो डिमांड किया है, माननीय जीतन राम मांझी जी ने इस बात का डिमांड किया कि आप उनको फिर से जो है वो एकोमोडेट कीजिए उन जनप्रतिनिधियों को। मान लिया कि जो अब चुनाव जब तक नहीं होता है, जब तक उन्हीं को आप अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि अपॉइंट क्या करना है, जैसे एक एडवाइजरी बोर्ड बना देना है, ये सब कुछ आपकी ये में है। लेकिन आपने किया क्या? आपने नगर परिषद के कार्यपालक को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और तमाम बोर्ड के पावर उस एडमिनिस्ट्रेटर के पावर में वेस्ट हो गए। आप चीजों को समझिए, कितना पावरफुल उसको बना दिया। और जब पावरफुल उसको बना दिया तो सुविधाओं के नाम पे आप देख लीजिए, अभी आपने कहा ना कि पटना में डेंगू इस प्रकार का फैला है। बिल्कुल। एक यहाँ जहानाबाद की भी स्थिति देख लीजिए, पटना की स्थिति देख लीजिए, पूरे बिहार की स्थिति देख लीजिए, ये क्या है इन लोगों का। देखिए, ये जो नगर परिषद का पूरा जो तंत्र है ना, वहाँ इन लोगों को लूट की खुली छूट है। सारे नगर परिषद में बजट आता है और उस बजट में देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो वहाँ का प्रशासनिक तंत्र है वो बड़ा दूसरे तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। और अब तो और मान लिया कि बोर्ड था तब तो अंकुश की बात थी, अब तो और जो है वो निरंकुश हो गया है। ठीक है, उसको आम जनमानस से कोई मतलब नहीं, आम जनता किस प्रकार से, उसको तो और मजा आ रहा हो। जनप्रतिनिधि होते तो बहुत कुछ होता, जनप्रतिनिधि होते तो उसको तो कंसर्न है ना पब्लिक से, लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स कंसर्न तो इनको भी है। नहीं, कैसे कंसर्न मतलब जो सिस्टम है, जो कानून है, सिस्टम कानून वो सब केवल कहने की बात है, ठीक है ना। वो ये भी तो जनता के लिए है, इनको भी तो जनता को देखना है। इंडियन पॉलिट के आर्टिकल 309, 10 और 11 को आप पढ़ लीजिए, आपको सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार के प्रति जवाबदेह और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस देश में सबसे नुकसानदेह सिस्टम है। ब्यूरोक्रेट्स कभी भी डायरेक्ट जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये देख लीजिए, संवैधानिक स्थिति है ऐसी। कब तक आपको लगता है कि ये कब तक चुनाव होगा? आपने अनुभव से आप बताइए। नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता, समय लग सकता है, एक अंदाज। ये ट्रिपल टेस्ट जिसकी बात आई है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उम्मीदवार बहुत जो है सवालिया निशान से देख रहे हैं। उम्मीदवार जो है ना, मैं क्या कहूँ, तमाम उम्मीदवारों को इस विषय पे आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन एक भी उम्मीदवार सब, वो तो खुद मौज ले रहा था। जो उम्मीदवार है आज का, वो खुद मौज ले रहा था कल, ठीक है ना, उसके मौज में खलल आया तो उसको दर्द उत्पन्न होने लगा। लेकिन एक भी उम्मीदवार का नाम बताइए जो इस पूरे सिस्टम, इस पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा किया हो, एक भी उम्मीदवार। आज जब चुनाव नहीं हुआ और उनकी जब मलाई कोई और काट रहा है तो उनको दर्द होने लगा। लेकिन आप बताइए कि ये तंत्र कितना गड़बड़ कर रहा है। इस तंत्र के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार ने अपना जो है वो अपनी हैसियत, कितनी कुवत है क्या उनमें कि वो इस प्रकार से फाइट कर, कहां जाए, क्या करे? नहीं, उम्मीदवार चूंकि खुद भी उस सिस्टम, उस करप्शन सिस्टम में शामिल हैं, वो पूरा उस तंत्र के कहीं ना कहीं पार्ट हैं, तो उम्मीदवार इसीलिए अब आज जो है वो इनकी रोटी छिन गई तो दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, वो भी उतने ही बराबर के जिम्मेदार हैं। चूंकि क्या है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं कीजिएगा, और ब्यूरोक्रेसी को ठीक कौन करेगा? पब्लिक ठीक करेगा। पब्लिक जनप्रतिनिधि ठीक करेगा। जनप्रतिनिधि को डिमोलिश किया हुआ है, ठीक है ना, वो पूरा ऊपर से तंत्र उस प्रकार का है। और उसके सवाल इसका आज देखिए ना, सुधाकर, क्या आप मानते हैं कि जो बिहार में जो चुनाव रुका, तो इसमें किसका दोष आप मानते हैं? कौन चाहता है कि जनप्रतिनिधि न रहे? है ना, इसमें किसी का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कोर्ट ने खोट पाया तो उसको वहां पर स्टे किया कि भाई, और चुनाव को रोका भी नहीं। कोर्ट की कोई गलती है ही नहीं। चुनाव को कोर्ट ने रोका है, ना रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में अपना, नहीं, रिजर्वेशन को भी कोर्ट ने नहीं रोका है, नहीं रोका, ठीक है, निर्देशन दिया है। नहीं, उसने कहा कि भाई आपका जो, हाँ, उसने कहा कि आप जो है जिस प्रकार से रिजर्वेशन लागू आपने किया है, जो प्रावधान उसका है, वो प्रावधान लागू करने का गलत है। आप इस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के मुताबिक आप जो है आरक्षण दीजिए। और कैप जो है,
आरक्षण का, वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार बहुत ही मतलब जो है परेशान हैं लोग। अंत में आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि चुनाव कब तक हो सकता है? ये मैं कंफर्म आप तो नहीं बता सकते हैं अभी, क्योंकि ये तो सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक अंदाज आप लगा सकते हैं अपने अनुभव से। देखिए, सरकार अगर चाहे तो चुनाव अभी करवा दे, बताऊं कैसे, क्यों करवा दे भाई। ये चूंकि कॉम्प्लिकेशन है प्रोसेस में बहुत ज़्यादा, इसीलिए तमाम अति पिछड़ा के सीट्स को जनरलाइज कर दे। कोर्ट ने यही कहा है, जनरल करके चुनाव करवा दे, एक ऑप्शन ये है। लेकिन सरकार ये नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाएगा ना, कि फिर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो चिटकने का डर है। तो फिर इस चुनाव को जो है वो रोक दे, और वो जो प्रोसेस ट्रिपल लेयर टेस्ट का है वो करवाना अभी से शुरू कर दे। लेकिन सरकार वो भी नहीं करवाएगी, क्योंकि सरकार को तो सिंपैथी लेना है। चीज़ों को समझिए, ये फैक्ट है, ये स्थिति ऐसी है कि जिसमें तो सरकार भ्रम पैदा करने के लिए, वो अति पिछड़ा समाज की सिंपैथी लेने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है, वो गाइडलाइंस जो जारी किया गया है, उसी के बेस पे हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, और उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो आप अगर अपील करेंगे, एसएलपी दायर आप कर रहे हैं, तो वो डिवीजन बेंच में जाएगा, और डिवीजन बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ऊपर थोड़े है। वो तो सीधा कहेगी कि जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया, और आप जाइए, घूम के फिर वहीं आना है, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वहीं आना है, फिर वहीं आना है। लेकिन फिर भी ये विलंब किया जा रहा है। विलंब केवल और केवल अति पिछड़ा वोट बैंक की राजनीति है, और उस राजनीति में कौन कितना ज्यादा मैदान मारता है, इसके लिए सरकार लगी हुई है, और इसी के कारण ये तमाम जो है वो चीजें हो रही हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब चुनाव होगा, क्या होगा। हम कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो आज चुनाव करवा दे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसी वक्त चुनाव हो। भाई कोर्ट ने चुनाव को रोका थोड़े है, नहीं, कोर्ट ने कहा है कि भाई आप जो अति पिछड़ा सीट है, भाई सरकार एक काम कर सकती है, बहुत आसान सा काम है। अभी वर्तमान का जो अति पिछड़ा सीट है उसको जनरल करके चुनाव करवा दे, और उसके बाद वो 3 वर्षों का जो समय उस सरकार ने, ये सरकार को कोर्ट ने कहा है कि उन 3 वर्षों में आप ट्रिपल लेयर टेस्ट करवा के, और फिर अगले बार से उस रिजर्वेशन को आप लागू करके आगे कंटिन्यू कीजिए। कुछ ये इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन सरकार करेगी नहीं, क्योंकि मामला राजनीति का है। तो ये आखिर क्या होगा, लोग जानना चाहते हैं। आखिर इस कॉम्प्लिकेशन चलता रहेगा, इस कॉम्प्लिकेशन में बहुत ज्यादा ये होगा कि सरकार फिर आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से लौट करके, और कहेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कहा, तो अब ऐसा करवाना हमारी मजबूरी है, और नहीं तो फिर इसको रोकते हैं, और ट्रिपल लेयर टेस्ट की प्रक्रिया में तो बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। लॉन्ग टाइम लगेगा, तो फिर सरकार उसी तरह से, चूंकि यहाँ तो अफसरों के हाथ में सब कुछ है, सरकार को और बढ़िया मौका है, ये भी मौका अफसरों के हाथ में देने का, तो देगी और काम आगे होगा। मतलब अभी बहुत मुश्किल है चुनाव होना, और हम जैसा कि लग रहा है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, दोनों ही स्थिति में एक ही स्थिति है कि अगर सरकार जब चाहेगी तो चुनाव हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है। ये सरकार को विल दिखाना होगा कि वो जो है अभी चुनाव करवा दे। 1 महीने, जैसे आप समझ लीजिए जून महीने में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ है, 6 महीने का कार्यकाल होता है, दिसंबर तक में सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार लौट जाएगी। अगर चाहे सरकार तो इमीडिएट चुनाव करवा सकती है। वो जो ईबीसी का सीट है, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट का, उस सीट को, जो अति पिछड़ा सीट जिसको कह रहे हैं रिजर्व, वो उस सीट को जनरल करके चुनाव करवा दे, और फिर अगले टेन्योर के लिए, जो म्युनिसिपल का अगला टेन्योर है, या पंचायत का भी अगला, चूंकि पूरे लोकल बॉडी का मामला है, तो जो पंचायत का भी अगला टेन्योर, उससे पहले ट्रिपल लेयर टेस्ट की प्रक्रिया हो, जो कमीशन फॉर्म करना है, कमीशन फॉर्म करके और ट्रिपल लेयर का प्रोसेस शुरू कर दे। लेकिन ये सरकार को विल इसमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको कि यहां भी ब्यूरोक्रेट्स की जो कार्य पद्धति है वो आड़े आएगी, और इतना जल्दी सब कुछ संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी। हमारे साथ शिशिर जी थे, हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, और नेता भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। बहुत सारी बातें आपको इन्होंने बताई नगर निकाय चुनाव को लेकर। चुनाव कितना अभी मुश्किल है या कितना आसान है, आपने सारी बातें सुनी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।